नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा विषय है वचन, और वचन शब्द का अर्थ उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है संख्या, यानी हिंदी व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ संख्या है। अब इसकी परिभाषा क्या है, यानी हिंदी व्याकरण में वचन की क्या परिभाषा है? तो बोर्ड पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहना हो तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के हैं? तो उसका आंसर है नीचे, पहला और दूसरा, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी व्याकरण में वचनों की संख्या है दो, एक वचन और बहुवचन। अब प्रश्न उठता है एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन की परिभाषा यहां लिखी है, ये एक वचन की, कि शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा बहुवचन, और उसकी परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहां हमारे सामने वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा और उसके नीचे बहुवचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा जानने के बाद सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि वचन की पहचान कैसे की जाए, अर्थात यह कैसे पहचाना जाए कि कौन सा शब्द एक वचन में आएगा और कौन सा शब्द बहुवचन में आएगा। कुछ शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं बोर्ड पर, जैसे सिपाही, वह, आदमी। तो तीन शब्द हैं कि सिपाही शब्द एक वचन है या बहुवचन, वह शब्द एक वचन है या बहुवचन, या फिर आदमी शब्द एक वचन है या बहुवचन। इनको पहचाना कैसे जाए? तो यहां पर नीचे उसका विवरण दिया है कि इसको पहचानने के चार तरीके हैं। पहला, संज्ञा द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं, संज्ञा का स्वरूप देख के बता सकते हैं हम कि ये एक वचन में आएगी या बहुवचन में। दूसरा, सर्वनाम, इसी तरह हम सर्वनाम के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि ये सर्वनाम एक वचन में जाएगा या बहुवचन में। इसी तरह से विशेषण के माध्यम से भी पहचाना जा सकता है, और सबसे ज्यादा सहायक तो क्रिया होती है जिसके माध्यम से हम वचन का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की, कि नीचे जो उदाहरण दिए हैं ये संज्ञा द्वारा पहचानने के लिए चार वाक्य आपके सामने दिए हैं। पहला वाक्य है लड़का जा रहा है, और दूसरा वाक्य है लड़के जा रहे हैं। तो आसानी से समझ में आ रहा है कि लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। इसको एक वचन और इसको बहुवचन मानने के लिए इस वाक्य को देखने की जरूरत नहीं है। लड़का, लड़के, हम आसानी से समझ जाते हैं कि लड़के शब्द बहुवचन होता है, यानी सीधा सा हम संज्ञा से ही पहचान सकते हैं, आगे इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण है बच्चा और बच्चे, यानी बच्चा खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं। तो बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है, यानी कि संज्ञा का स्वरूप ही बता देता है कि वह एक वचन में आएगा कि बहुवचन में। इसके लिए वाक्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह से शब्द है गधा, गधे, सड़क, सड़कें, मात्रा, मात्राएं, यानी कि बहुत सारे मतलब अधिकांश 80% शब्द हम आसानी से बता सकते हैं कि एक वचन में आएंगे या बहुवचन में। वचनों को पहचानने का दूसरा प्रमुख आधार है सर्वनाम, यानी सर्वनाम शब्द भी अपनी बनावट के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि यह एक वचन है अथवा बहुवचन। वो कैसे? ये साफ दिखाई दे रहा है, वह जा रहा है, वह सर्वनाम है, तो वह जा रहा है तो वह एक वचन, और वह से जब वे बन गया, वे जा रहे हैं, तो वे हो गया बहुवचन। इसी तरह से यह मेरा पेन है, तो यह एक वचन और इसका बहुवचन बन गया ये मेरे पेन है। यहां पर एक पेन है, यहां पर बहुत सारे पेन है, इसलिए ये हो गया। इसी तरह से उसने खाना खा लिया, तो उसने एक वचन, और उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने शब्द हो जाएगा बहुवचन। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने शब्द कभी कभी सम्मान के लिए भी उपयोग में आता है। जैसे अपने पिताजी के बारे में हम बात करेंगे तो उन्होंने खाना खा लिया, हमारे गुरुजी के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने खाना खा लिया। भले ही वो एक है, लेकिन सम्मान के लिए भी हम उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ,
लेकिन उन्होंने शब्द है बहुवचन या बहुवचन के अंतर्गत ही यह आएगा। सम्मान के लिए इनका प्रयोग कैसे होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं कि विशेषण के माध्यम से वचन का निर्धारण कैसे होता है, और सबसे आसान तरीका इसी को कहा जा सकता है। एक शब्द है हमारे सामने आदमी, और वही शब्द हमने फिर से लिखा है आदमी, यानी कि शब्द दोनों जगह आदमी आदमी है, लेकिन एक जगह एक वचन है और एक जगह बहुवचन है। कैसे? आदमी के आगे जैसे हमने काला विशेषण लगाया, काला आदमी तो एक वचन, लेकिन काले आदमी तो बहुवचन हो गया। इसी तरह से व्यापारी व्यापारी दोनों बार एक जैसा ही आया है, लेकिन यहां पर व्यापारी के आगे हमने बड़ा लगा दिया तो एक वचन हो गया, और यहां व्यापारी के आगे बड़े लगा दिया तो बहुवचन हो गया। इसी तरह से मकान शब्द 3 बार आया है, और कोई पूछे मकान एक वचन है कि बहुवचन, तो आगे के विशेषण से हमको मालूम पड़ता है कि एक मकान तो एक वचन, बहुत मकान तो बहुवचन, सब मकान तो बहुवचन। तो इस प्रकार किसी भी शब्द के आगे विशेषण लगा दो तो उससे भी प्रायः पहचाना जा सकता है कि वो शब्द एक वचन है या बहुवचन। वचन की पहचान का चौथा आधार है क्रिया, अर्थात क्रिया द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द एक वचन में आएगा और कौन सा शब्द बहुवचन में आएगा। जैसे शब्द हाथी 2 बार आया है, अब दोनों बार एक वचन और बहुवचन अलग अलग है, लेकिन दोनों में शब्द एक जैसा ही है, हाथियों नहीं है। हाथी जा रहा है, हाथी जा रहे हैं, तो यहां पर रहा है से मालूम पड़ रहा है एक वचन है, और रहे हैं से मालूम पड़ रहा है बहुवचन है। इसी तरह सिपाही शब्द यहां पर भी दोनों तरफ एक जैसा है, एक वचन और बहुवचन में, तो कैसे मालूम पड़ेगा? सिपाही चला गया, गया से मालूम पड़ रहा है एक वचन है, और सिपाही चले गए से मालूम पड़ रहा है बहुवचन है। इसी तरह से तीसरा जो उदाहरण है, यहां पर भी मोर शब्द 2 बार आया है, तो मोर नाच रहा है से मालूम पड़ रहा है एक वचन है, और रहे हैं से मालूम पड़ रहा है बहुवचन है। तो सीधा सा कहा जाए या सरल शब्दों में कहा जाए तो वचन को 4 तरह से पहचाना जा सकता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। वचन की पहचान कैसे होती है ये तो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वचन परिवर्तन किन आधारों पर होता है, अर्थात किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं, उनका आधार क्या है। तो इसके यहां पर 2 आधार है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, पहला और दूसरा। पहला आधार है कारक चिन्ह या वाक्य प्रयोग का आधार, यानी कि जब शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तब उनके वचन का निर्धारण होता है। और दूसरा है बिना कारक चिन्ह के, अर्थात स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वचन यानी एक वचन से बहुवचन तभी बनते हैं जब उनका वाक्यों में प्रयोग होता है, और वाक्यों में प्रयोग होगा तो कारक चिन्ह भी लगेगा, यानी कारक चिन्ह लगाने पर ही उनका बहुवचन होता है, और कारक चिन्ह बिना वाक्यों के लगते नहीं। एक शब्द है हमारे सामने पेड़, आप कोई पूछे पेड़ का बहुवचन क्या होगा, तो उसके लिए हमको वाक्य बनाना पड़ेगा कि पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पेड़ का बहुवचन होगा पेड़ों, लेकिन उसके लिए कारक चिन्ह जरूरी है। इसी तरह से चोर का बहुवचन कोई पूछे तो चोर का बहुवचन हो गया चोरों, लेकिन उसके लिए कारक चिन्ह जरूरी है। इसी तरह से बंदर का बहुवचन क्या होगा, तो कि बंदरों, लेकिन बंदरों के लिए भी कारक चिन्ह जरूरी है। तो की ने यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उससे ही मालूम पड़ता है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए हमको वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, कुछ लिखे नीचे मैंने, जैसे घर है, फूल है, मोती है, चाकू है, वृक्ष है, पहाड़ है। जैसे पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो पहाड़ के बाद पर लगा दिया, घरों में तोड़फोड़ हो गई तो घरों शब्द आ गया। तो इस तरह से ये शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द जिनका वाक्यों में जब हम प्रयोग करते हैं तभी इनका एक वचन से बहुवचन बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। प्रायः कभी कभी अलग तरह से हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ये शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए वाक्य प्रयोग करना ही पड़ेगा। वचन परिवर्तन का दूसरा प्रकार है बिना कारक चिन्ह या फिर स्वतंत्र रूप से, अर्थात यहां पर वचन परिवर्तन करने के लिए कारक चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है,
नहीं वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता है। यहां स्वतंत्र रूप से वचन परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला नियम यह कहता है कि आकारांत शब्द हो और यदि वो पुल्लिंग हो तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में बदलकर, ये शब्द आकारांत, आकारांत का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ रहा है। तो घोड़ा आ, लड़का आ, पंखे में लास्ट में आ, इसी तरह कौवा में भी लास्ट में आ। तो ये सारे आकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग होने चाहिए। तो ये चारों शब्द घोड़ा, लड़का, पंखा, कौवा पुल्लिंग भी हैं और आकारांत भी हैं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को, ये लास्ट वाले आ को ए में बदलना है। तो घोड़ा, इस आ को ए में बदला तो हो गया घोड़ा का घोड़े, पंखा का पंखे, लड़का का लड़के, कौवा का कौवे। इसी तरह से दूसरा नियम है कि आकारांत शब्द हो तो माता, समस्या, कथा, मात्रा आकारांत है, लेकिन दूसरी चीज यहां बदल गई है, स्त्रीलिंग हो गया है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसके अंत में ए लगा देना है, यहां पर बदल कर है और यहां पर लगा कर, यहां बदलना कुछ नहीं है, लास्ट में खाली ए जोड़ देना है। कैसे? जैसे माता शब्द है तो माता, ये ता आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो माता का हो गया माताएं, समस्या का हो गया समस्याएं, कथा का हो गया कथाएं और इसी तरह से मात्रा का हो गया मात्राएं। और इसी तरह जितने भी आकारांत शब्द हैं पुल्लिंग हैं तो उसके पीछे ए लग जाएगा, और आकारांत स्त्रीलिंग हैं तो उनके पीछे ए लग जाएगा। हाँ, लेकिन इन्हीं शब्दों का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वहां पर वचन परिवर्तन अलग तरह से भी हो सकता है। जैसे लड़का शब्द है तो लड़का का बहुवचन यहां पर हो गया लड़के, लेकिन जब हम वाक्य में जाएंगे तो लड़कों ने दीवार तोड़ दी, तो वहां पर ने के पहले लड़कों हो गया। इसी तरह से घोड़ा का घोड़े हैं लेकिन घोड़ों ने धूम मचाई, तो घोड़े के बदले वहां पर घोड़ों हो गया। इसी तरह समस्या का समस्याएं हैं, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो समस्याओं की कोई कमी नहीं है, तो समस्याओं हो गया। यानी कि एक शब्द जब स्वतंत्र रूप से वचन परिवर्तन होगा तो अलग बनेगा, और जब वाक्य में वचन परिवर्तन होगा तो अलग बनेगा। हाँ, परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि समस्या शब्द का बहुवचन है तो आंसर हो गया समस्याएं। वाक्य में प्रयोग दूसरे नंबर पर आएगा, प्रथम यही है। इनका सही वचन परिवर्तन यदि कहलाएगा तो वो यही कहलाएगा, वाक्य प्रयोग वाला नहीं हो। वचन परिवर्तन का तीसरा नियम है, ये तीसरा और चौथा नियम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो जो तीसरा नियम है वो ये है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर, शब्द क्या अकारांत, यानी पहले था आ लास्ट में, लेकिन अब अ, रात, गाय, नहर, दाल, तो सबके अंत में अ आ रहा है। तो अकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, ये चारों शब्द स्त्रीलिंग भी है, तो इसके अंत में अ को, यानी अ को हटाकर क्या करना है, ए कर देना है। अ को ए में बदलकर, तो रात का हो गया रातें, नहर का नहरें, गाय का गायें, दाल का दालें। इसी तरह से चौथा नियम है कि अब यहां अकारांत के बदले क्या हो गया, इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसके अंत में हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे। जैसे तिथि, यहां पर छोटी ई, यहां पर यानी सब जगह शब्द के लास्ट में छोटी ई आ रही है, और लास्ट में छोटी ई आ रही है इसीलिए इकारांत है। तो यहां पर तिथि का होगा तिथियां, क्योंकि लास्ट में हमने यहां लगा दिया है। अब यहां पर बदलना कुछ नहीं है, केवल लगाना है, यहां शब्द लगा देना है, परिवर्तन किसी भी चीज का नहीं करना है। तो तिथि से हो गया तिथियां, विधि से हो गया विधियां, नीति से हो गया नीतियां, और प्रति से हो गया प्रतियां। ये सब एक वचन है और इनके बहुवचन इस प्रकार बने। एक वचन से बहुवचन बनाने के अगले दो नियम हमारे सामने हैं। इनमें से पांचवा नियम है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर, इकारांत मतलब बड़ी ई, अंत में बड़ी होनी चाहिए, इकारांत अंत में बड़ी ई। तो देवी में बड़ी ई है, नदी में बड़ी ई है, सखी में भी बड़ी ई है और दवाई में भी बड़ी है। तो इस तरह का इकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंग हो तो उनके अंत में हमको केवल यहां लगा देना है। देवी के अंत में लगा दिया देवियां, सखी में सखियां, नदी में नदियां, दवाई में दवाइयां। लेकिन
कोष्टक में एक चीज लिखी मैंने, ई का ई में परिवर्तन, यानी बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन। देवी में बड़ी ई थी, यहाँ छोटी ई हो गई। नदी में बड़ी ई थी, नदियां करती छोटी ई हो गई। इसी तरह से इन दोनों शब्दों में भी यहां पर छोटी ई हो गई है। फिर अगला नियम है नीचे, इया अंत वाले शब्दों के अंत में, इया अंत वाले मतलब गुड़िया, चुहिया, चिड़िया, बंदरिया, इया ही आ रहा है सबके अंत में। तो इया अंत वाले शब्दों के अंत में या को या में बदलकर, यानी इस या के बदले हमको लिख देना है या कुल मिलाकर यूं कहें कि शब्द के अंत में यदि इया आता है तो हमको या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देनी और कुछ नहीं करना है। जैसे गुड़िया गुड़िया हो गया, चिड़िया चिड़िया हो गया, चुहिया चुहिया हो गया, या बंदरिया का बंदरिया हो गया। वचन परिवर्तन का 7वां नियम है। 7वां नियम हमारे सामने लिखा है कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, यानी कि उकारांत हो, अंत में छोटा वो हो और स्त्रीलिंग हो तो उनके अंत में हम ए जोड़ देते हैं। जैसे वस्तु से हो गया वस्तुएं, ऋतु से हो गया ऋतुएं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अंत में हमको खाली ए जोड़ देना है। इसी तरह उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, यहां पर भी जो नियम यहां है वही नियम यहां पर भी है। बस अंतर केवल इतना है कि यहां बड़े ऊ का छोटे ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। वधु में बड़ा ऊ है, बहुवचन बनाते ही वधुएं करेंगे तो छोटा ऊ हो जाएगा। इसी तरह से बहु में बड़ा ऊ है और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो छोटा ऊ हो जाएगा बहुएं। फिर 9वां नियम है जो कुछ भिन्न तरह से है, कुछ भिन्न शब्द लगाकर वचन परिवर्तन, यानी कि अलग अलग तरह के शब्द लगाकर भी वचन में परिवर्तन होता है। वो कैसे? जैसे नेता का बहुवचन है नेतागण, नेता लोग भी हो सकता है, नेता वर्ग भी हो सकता है। इसी तरह शिक्षक का शिक्षक वर्ग भी है, शिक्षक गण भी हो सकता है। गुरु का गुरुजन भी हो सकता है, साधु का साधु लोग या साधुजन। मंत्री का बहुवचन है मंत्रिमंडल, ध्यान रखना बड़ी की मात्रा यहाँ छोटी ही में बदल गई है। इसी तरह से लेखक का लेखक वृंद या लेखक गण भी हो सकता है। युवा का युवा वर्ग भी हो सकता है, युवा मंडल भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ नए नए शब्द लगाकर भी वचन परिवर्तन किया जाता है या एक वचन से बहुवचन अब बनाया जाता है। हिंदी वचन को लेकर बने हुए कुछ अलग अलग नियमों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला यहां पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द का वचन हिंदी व्याकरण के अनुसार होगा, यानी अंग्रेजी के ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं जिनको हम आगत शब्द कहते हैं। इन आगत शब्दों का, अंग्रेजी के आगत शब्दों का वचन यदि बदलना है तो उस पर अंग्रेजी की व्याकरण नहीं लगेगी, हिंदी की व्याकरण लगेगी। स्कूल का बहुवचन स्कूल ही होगा, स्कूल्स नहीं होगा। इसी तरह फाइल्स ना होकर फाइलें होगा, कार का कारें होगा और लाइट का लाइटें होगा, हॉस्पिटल का हॉस्पिटलों होगा। तो जो भी बहुवचन बनेंगे वो हिंदी व्याकरण के अनुसार बनेंगे। फिर दूसरा नियम है कि संबोधन बहुवचन होने पर भी ओ नहीं होगा। यह गलतियां अधिकतर लोग करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बोलते हैं मित्रों कहते हैं मित्रों, तो मित्रों नहीं होता मित्रों होता है। बच्चों नहीं होता बच्चों होता है। भाइयों नहीं होता भाइयों होता। ध्यान रखें जब बहुवचन है और संबोधन है तो ये जो बिंदी है ये बिंदी नहीं होगी। यहां पर भी जो बिंदी बोलने में अक्सर आती है वास्तव में यह बिंदी नहीं है। तो सही उच्चारण क्या होगा? भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, बच्चों सुनो, मित्रों सुनो। ओ शब्द की जो ध्वनि आती है वो गलत है, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा करते हैं जिनके वचन अलग हैं लेकिन वाक्य में प्रयोग कुछ अलग ही रूप में होते हैं। जैसे पहला नियम यह है कि आदर या सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कई बार हम किसी का आदर करना हो, सम्मान करना हो, इसलिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, तो महाराणा प्रताप तो एक ही है, तो वाक्य क्या होना चाहिए? महाराणा प्रताप वीर योद्धा था। लेकिन चूंकि हम महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं इसलिए हम कहते हैं महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। इसी तरह पिताजी घर गए हैं, पिताजी तो एक ही है, तो आना क्या चाहिए? पिताजी घर गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, सम्मान के लिए क्या करते हैं? पिताजी घर गए हैं, इस तरह से कहते हैं। इसी तरह से दूसरा नियम है
तुम शब्द का तुम बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग। अब तुम शब्द हम सभी जानते हैं कि बहुवचन है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इसका एक वचन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। वो कैसे? तुम कहां जा रहे हो। कोई एक व्यक्ति होता है तो उसको भी हम पूछते हैं तुम कहां जा रहे हो, जबकि तुम शब्द बहुवचन है। इसी तरह तुम कैसे हो, किसी एक को भी हम पूछते हैं तुम कैसे हो, जबकि तुम शब्द बहुवचन है। वास्तव में क्या है? तू और तुम दोनों सर्वनाम है, तो तू एक वचन है और इसका बहुवचन बनता है तुम, लेकिन फिर भी हम तुम बहुवचन का यहां पर एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। शब्दों का वचन परिवर्तन कैसे होता है इसकी चर्चा तो विस्तार से हो चुकी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो उनमें से कुछ की चर्चा यहां पर हम कर रहे हैं। जैसे प्रायः बहुवचन में आने वाला शब्द, प्रायः मतलब 99% ये शब्द बहुवचन में ही आएंगे। जैसे आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, समाचार, लोग, हालचाल, बाल, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे समाचार सुना दिए, हम यूं नहीं कहते समाचार सुना दिया, समाचार सुना दिए। लोग आ रहे हैं, लोग आ रहा है नहीं कहते हैं। हस्ताक्षर कर दिए कहते हैं, हस्ताक्षर कर दिया नहीं कहते हैं। होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं कहते हैं। यानी कि वाक्य प्रयोग के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है। इसी तरह से एकवचन में कौन कौन से शब्द होते हैं उसकी चर्चा नीचे की गई है। पहला, समस्त भाववाचक संज्ञा एकवचन में आती है, जैसे एकता, ममता, सौंदर्य, महिमा आदि आदि जितनी भी है। इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक तो वैसे एक होता है तो वो एकवचन में ही आएगा, वाल्मीकि, दिल्ली, हिमालय, रामायण आदि आदि। समूहवाची शब्द, ये बड़ा मजेदार है कि शब्द तो समूहवाची यानी पूरा ग्रुप का बोध करा रहा है, लेकिन फिर भी एक वचन में। जैसे जनता, जनता पूरी भीड़ है लेकिन फिर भी एक वचन। हम नहीं कहते जनता चिल्ला रही है, जनता चिल्ला रही है नहीं कहते हैं, इसलिए एक वचन में। भीड़ आ गई कहते हैं, भीड़ आ गई नहीं कहते हैं, इसलिए एक वचन में। सेना आ गई, पुलिस आ गई, ये सब एक वचन में है। दल जा रहा है, टोली जा रही है, गुच्छा अच्छा है, गुच्छा अच्छे हैं नहीं कहते हैं। झुंड टूट गया, झुंड चला गया, झुंड चले गए हम कभी भी नहीं कहते हैं। इसलिए सभी समस्त समूहवाची शब्द जो हैं वो एक वचन में आते हैं। फिर इसी तरह से द्रव्य या पदार्थवाची शब्द जितने भी हैं वो भी एक वचन में आएंगे। लेकिन एक शब्द ध्यान रखें, मैंने प्रायः लिखा है, प्रायः मतलब अधिकांशतः। ये सब नियम नहीं है, ये सब हमारी सहायता करते हैं कि इस तरह के शब्द इस वचन में आएंगे, इस तरह के इस वचन में आएंगे। तो कौन कौन से शब्द हो गए? सोना, चांदी, तांबा, समस्त धातुएं जितनी भी है वो एक वचन में। इसी तरह पानी, दूध, चाय, दही, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब एक वचन में आएगी। एक विशिष्ट शब्द है खेती, जिसकी चर्चा करना मैं भूल गया था। एक शब्द है खेती और इसका बहुवचन होगा खेतीहर। कुछ ये अलग तरह का ही है, जैसे लिंग में था एक अनाथ और अनाथ का जो स्त्रीलिंग था वो होता है अनाथा। इसी तरह से यहां पर भी कुछ अलग है, खेती का बहुवचन है खेतीहर। तो आज हमने वचन की चर्चा की। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।